मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्जा। आज पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक खौफ का समा है। पाकिस्तान के स्टोर्स के ऊपर ऐसे लगता है जैसे लोग किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री ने सप्लाई रोक दी है, हमारे स्टोर्स ने सप्लाई रोक दी है। स्टोर्स के ऊपर घी, आटा, खाने की चीजें मुयस्सर नहीं है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट फूड आइटम से 27% से बढ़कर 40 और 50% के दरमियान हो जाएगा। इन हालात के अंदर इंडस्ट्री ने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए सप्लाई रोकी है, ताकि जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए मार्केट में फिर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। जब पाकिस्तान में मिनी बजट आएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर हमारी एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी। पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है और हमें यहाँ पे कौन से इकदाम लेने हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब आसफ बेग मिर्जा साहब, पाकिस्तान के मशहूर माहिर मईशत। अस्सलाम वालेकुम जनाब मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, आज पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज प्रोग्राम जो इसका चुनाव किया है, बड़ा ही रेलिवेंट सब्जेक्ट है कि हमारी मईशत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान जो है, ये आपको मालूम ही है कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से एक गैर यकीनी सूरत हाल में और मुख्तलिफ मुल्क के अंदर डिफरेंट हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं बुरे से बुरे हो रहे हैं, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आपको मालूम ही है कि वो इवन $3 अरब से भी कम सतह पे आ गए हैं, जो तकरीबन आपकी 2.5 हफ्ते की जो इंपोर्ट बिल है उसको बीट कर सकते हैं, और विच इज़ ए वेरी डेंजरस लेवल। और पाकिस्तान जो है, इसकी कुछ इन इलास्टिक डिमांड है फॉर इंपोर्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान जो है मोर देन 80% ऑफ इट्स एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान अपना इसी तरह एडिबल ऑयल, इसकी इंपोर्ट के ऊपर बड़ा साइजेबल एक इंपोर्ट का बिल है। और इसी तरह बहुत सारी, हालांकि हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी है तो हमारी रिलायंस है हमारी जो फूड आइटम्स, यानी कि इवन गंदम, शुगर और बफर स्टॉक्स, इस तरह की चीज़ें हम जो हैं वो मेंटेन करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ये सारी जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे इतना बड़ा दबाव आया, उससे नेचुरली हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो बहुत शदीद दबाव में आई। और उसके अलावा मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन, र्यूमर्स और मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कन्फ्रंट्रेशन, और ज़ाहिरी तौर पे एक अनएंडिंग सिचुएशन इस सेंस में लग रही है कि ये मामला एक खुशफहमी के साथ हल होता नज़र, सियासी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। तो उसमें आपने देखा है कि जो मुख्तलिफ अवामिल होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। मुख्तलिफ अवामिल में हर तरह के लोग, जिस तरह मुल्क के अंदर आपने देखा है कि होर्डिंग, जो स्टॉक को रोक लेना, चीज़ों की शॉर्टेजेस आर्टिफिशियली क्रिएट करना, यानी कि जो कंपटीशन लॉ की वायलेशन भी है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके गैर मामूली तौर पे, गैर मुनासिब और गैर कानूनी तौर पे मुनाफाखोरी अवाम से करना, ये एक रवायत बन चुकी है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अपने मामलात में इतनी इंगेज्ड हैं कि उनको इस तरफ जो है, जो गवर्नेंस के पुअर लेवल्स हैं उसको बेहतर करना, और आवाम की जो ये इतनी बड़ी डिस्कम्फर्ट, इतने बड़े इन्फ्लेशन लेवल्स, और अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर करना और अच्छी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा के मुल्क को एक बेहतरी की तरफ लेके जाना, इसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा लो परफॉर्मेंस है। मिर्जा साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान के रिजर्व कम हो रहे हैं। पाकिस्तान ने $1 बिलियन की पेमेंट की है यूएई बैंक्स को। एक ओपिनियन यह है कि पाकिस्तान को यह चाहिए था कि इन मुश्किल हालात के अंदर उनसे रीशेड्यूलिंग की बात करते, ना कि उन्हें पेमेंट करते, और फ्यूचर के अंदर उनसे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ सॉफ्ट करते और पाकिस्तान को थोड़ी सी आसानी हो जाती। देखें, ये आपका जो पॉइंट है एक नुक्ता नज़र ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो जो यूएई है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन नहीं था, ये लोन था कमर्शियल बैंक्स का। तो कमर्शियल बैंक्स के लोन्स जो हैं वो इस तरह की अगर आप करें
तो आपका जो 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 क्रेडिट जो रेटिंग है वो डेफिनेटली ऑलरेडी हमारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड की हुई है, उस पर और इम्पैक्ट आता है। और जो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स हमें मुल्क में शायद इस स्टेज के ऊपर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की तरफ, आई एम ए प्रोफेशनल, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मेरी किसी तरफ नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुल्क के यानी कि मफाद को दरगुजर करते हुए बहुत सारी गैर ज़रूरी बातें भी इस तरह कहीं, जिस तरह जो डिफ़ॉल्ट जो है वो लोग वो अगली गली में देख रहे हैं, और जिससे जो इस तरह के फियर्स क्रिएट होते हैं, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस शेक होता है और करेंसी के ऊपर दबाव जो है मजीद बढ़ता है, जो हमने देखा। तो आपने देखा है कि अपने डॉलर जो है उसमें क्या हुआ, इस सिचुएशन के अंदर मुल्क के अंदर एक डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। लोगों ने अपने पैसे जो है महंगाई से बचने के लिए, या हमारी करेंसी मजीद गिरेगी, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है, वो डॉलर में पैसे रखने शुरू कर दिए। यानी कि सो मच सो के लोगों ने यानी कि सोने की होल्डिंग शुरू कर दी। अच्छा, सोने इसमें मेरे एक जानने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ऐसे अफराद को जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, इंडस्ट्री में है, कि लोगों का ये वतीरा बन गया है कि डेली बेसिस पे डॉलर इकट्ठे करना, और उन्होंने अपने घर भर लिए डॉलर्स की कलेक्शन के अंदर, ताकि फ्यूचर के अंदर उससे गेन कर सकें। जबकि सवाल ये बनता है कि टर्की के अंदर जल्जला आया, उनके वहां पे उर्दवान ने यह अनाउंस किया कि सारे लोग जिनके पास डॉलर थे मार्केट में फेंक दें, तो उन्होंने विद इन अ डेज 30% अपनी करेंसी में गेन किया। आप देखें, ये होती हैं इसी तरह जो मुख्तलिफ कौमें जो हैं चैलेंजेस को कन्फ्रंट करती हैं। कौमों की हिस्ट्री में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा है गवर्नमेंट ने अपने तई, मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, अपने तई गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हमारे जो करेंसी के रिजर्व जो हैं बेहतर हों। हमारे अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है औसतन पिछले चंद माह से 11 से 12% जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो भी कम होगी, एक्सपोर्ट्स कम होगी, इंपोर्ट बिल जो है उसमें कोई खाता एफडीआई में कमी आई क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही नहीं है इस तरह। और आपका इंटरेस्ट रेट जो है, आपने स्टेट बैंक को जब इन्फ्लेशन के लेवल जो आपने बताए हैं इतने डेंजरस लेवल्स होंगे, और परसेप्शन ये है और बढ़ने के चांसेस हैं 20% तक चला तो 17% आपको पता है बेस रेट है। इतने बड़े जब आपके पास इंटरेस्ट रेट होंगे तो उसके ऊपर फिक्स्ड इनकम में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट में लोग जो है रिस्की, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं उसमें लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। तो इसकी तरह की सिचुएशन जो है आप देख लें कि आपने क्योंकि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया है, तो मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं इसकी निशानदेही करूं। आपने देखा है कि दवाइयों के हिसाब से कि अब यानी जिस तरह टेलीविजन न्यूज़ के मुताबिक कल हमने देखा शायद एक बुखार की गोली की कीमत कुछ परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी क्योंकि डॉलर की कीमत में फर्क पड़ा, और शायद 20 दवाइयों की कीमतें कम हुई। लेकिन जो सोशल मीडिया पे इस तरह की आई कि वो जी शॉर्टेजेस हो जाएंगी, दवाइयाँ मिलेंगी नहीं, इनको स्टोर करें। अगर हर आदमी अपना जो दवाइयों का रिक्वायरमेंट है उसको डबल स्टोर करना शुरू कर दे तो शॉर्टेजेस उनकी भी क्रिएट होगी। लेकिन मिर्जा साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान में लोग रिस्की आइटम्स की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, वो बैंकों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में 5% इंक्रीज हुई है। जी, वो आपने, मैं उस पॉइंट की तरफ मैं ज्यादा वजाहत के साथ इंशाल्लाह आपसे अभी बात करूंगा, लेकिन इस पॉइंट को मैं जरा इलेबोरेट कर लूं। आपने देखा है कि लोगों ने डॉलर के अंदर पैसे होल्ड करने शुरू कर दिए। डॉलर के 3, 4, 5 किस्म के रेट थे, कराची में और है, पेशावर में और है, फलानी जगह और है, और इतना बड़ा उसके अंदर जो गैप है, तो उससे IMF के हमारे साथ जो नेगोशिएशन चल रही थी, जो 9 तारीख तक जारी रहनी थी, तो उनके साथ हमारे मुज़ाकरात थे। उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा ये था कि आप अपना एक्सचेंज रेट रियलिस्टिक रखें तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बेहतर हो जाएंगे। हमारे अपने ही साथियों ने जो रेमिटेंसेस भेजते थे, उन्होंने भी रेमिटेंस को विदहोल्ड किया कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपये की कीमत कम होती है, तो अगर एक 15 दिन, महीना वो वेट करें तो उनको पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने अपने तय कोशिश की उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए। जो गवर्नमेंट के जो रोशन पाकिस्तान अकाउंट में मुख्तलिफ डिपॉजिट की स्कीमें हैं, उस पर नया पाकिस्तान स्कीम पे रेट्स बढ़ाए उनके लिए, लेकिन उसका फिलहाल वक्ती तौर पर खाता नहीं आया। लेकिन बहरहाल जो सोने में होल्डिंग की, और देख रहे सोने में 2,19,000 रुपये, 2 लाख तक सोना जो है इस मुल्क में गया। लेकिन आई थिंक एक मुहब्बे वतन पाकिस्तान की हैसियत से मुझे ये बात कहते हुए, जो मैं आपके पहले सवाल को एक्सप्लेन करूंगा, खुशी होती है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं 9 तारीख को काफ़ी हद तक बाय एंड लार्ज हमारा एग्रीमेंट हो गया है। उन्होंने
जो वापस जाना था और उसके अंदर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो उसके उन्होंने 9 तक यानी कल उन्होंने दे दिया है। अब मंडे से उनके साथ वर्चुअल मीटिंग होनी है तो जिससे MEFP के ऊपर कुछ बात हुई है? जी वो हो गई है और वो उसके ऊपर जो उनके जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके ऊपर वर्चुअल नेगोशिएशंस मंडे से शुरू होनी है। तो पाकिस्तान का रिक्वायरमेंट है कि IMF की रिक्वायरमेंट्स पूरी करे क्योंकि अपने आप को अपने डिसिप्लिन करना है। लेकिन आपने जो स्टॉक मार्केट की बात की, स्टॉक मार्केट की बात की इसी एंटिसिपेशन में कि पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट एक मुस्बत उसमें पेशरफ्त हो रही है, उसी में जो स्टॉक्स की वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा कम हो गई थी उनमें लोगों ने मुख्तलिफ वजूहत की वजह से, मसलन खास तौर पे आप देख रहे हैं जो इंडेक्स हैवी शेयर्स हैं लाइक OGDC, लाइक PPL, लाइक POL, यानी कि इस तरह की गवर्नमेंट की स्टेट एंटिटीज हैं जिसमें IMF का एक कंडीशन ये भी है कि आप अपना इन गैस और बिजली के शोबा में अपना जो सर्कुलर डेट है उसको कम करें। बिल्कुल। तो उसमें जो मुख्तलिफ अफवाहें हैं या खबरें हैं मैं उसकी तरफ ज़्यादा वजाहत से नहीं जाऊँगा क्योंकि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लेकिन इसमें यह है कि गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है शायद OGDC में 85% होल्डिंग गवर्नमेंट की है और PPL में शायद फ्रॉम 75 to 80% जो है गवर्नमेंट की है। तो ऐसे ही है, तो इस तरह यानी कि उनमें काफ़ी सारी मूवमेंट हुई और 4-5 दिनों में इंडेक्स जो है तकरीबन 2000 पॉइंट चढ़ा। अच्छा, 2 से 3000 पॉइंट। जी वो उसमें बेहतरी आई और ट्रेडिंग में भी एक्टिविटी आई और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों का, इन्वेस्टर का लगा। लेकिन जब वो फिर ही जब IMF का जो वक्त वापस गया उसके मतलब भी हमारी तरफ से कुछ जो किसी और एंगल के साथ खबरों को प्रोजेक्ट किया गया, सेंसेशन क्रिएट हुई और एक मार्केट का आप ये समझे कि मेरे ख्याल में मार्केट ने बड़ा मैच्योरिटी का सबूत दिया है। एक अरसे के बाद $12 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर आई है, एक अरसे के बाद देखा है। जी, मैं उसमें आपको ये अर्ज करूं कि एक उसमें बड़ी ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि आप देखें कि इतनी जब IMF का मिशन वापस गया नेचुरली अपने शेड्यूल के मुताबिक, जो मंडे से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन शुरू होनी है, जो उनकी कंडीशंस पे फर्दर उनको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए बात होनी है, तो उस एंटिसिपेशन में इंडेक्स में 500-600 पॉइंट की कमी आई और वो कमी मैं उसको कमी नेगेटिव नहीं लूँगा, वो इस सेंस में कहूँगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि करेक्शन हुई है। जी करेक्शन हुई है। उसमें वजह यह है कि मार्केट में एक जनरल जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, ठीक है। तो जब आप सेलिंग करेंगे तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी, तो दैट इज द थिंग। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि पाकिस्तान का जो रुपी है उसने जितनी इन खबरों के बावजूद रुपी ने कल की तारीख में यानी कि बेहतर परफॉर्म किया है अगेंस्ट डॉलर और 270 रुपये से नीचे, शायद इंटरबैंक रेट 269 रुपये, शायद 34-35 पैसे था। तो दैट शोज कि हमारे जो गवर्नमेंट ने जो चांस लिया, रुपी को फ्लोट किया, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा, तो लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस आया और उसी में आपने देख लिया कि 2,19,000 पर तोला सोना के जो रेट किए थे वो 1,97,000 तक भी आए। डॉलर में जिन्होंने 284 रुपये पे फ्री मार्केट में लिया था उनको भी हिट पड़ी है, वो 273 से भी नीचे कल फ्री मार्केट में रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह ही जो मुल्क के अंदर बेहतरी आई इस तरह आएगी कि हमारे ही जो साथी जो हैं उन्होंने पैसे बाहर विदहोल्ड किए थे कि अगर रुपये की कीमत और गिरती है तो फिर वो बेचेंगे। वो जब स्लिपेज होगी करेंसी की जो उसमें रेट के अंदर, तो इस खौफ से कहीं और मजीद ना गिर जाए, वो शायद हमारे रेमिटेंसेस लेवल बेहतर हो जाए। अच्छा मिर्जा साहब, एक चीज बताइएगा कि IMF से हमें $1.2 बिलियन मिल रहे हैं, रिजर्व हमारे ऑलरेडी $3 बिलियन के करीब है, तो $1.2 बिलियन तो अभी जो हमारी जो मंथली आपने डेट की रीपेमेंट करनी है तो 1 या 2 महीने के लिए काफी होगा। तो किस तरह एक IMF की हमें इतनी बड़ी सपोर्ट मिली? देखिए, IMF का जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, बाय एंड लार्ज इनके तमाम इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन IMF का जो सबसे बड़ा कंसर्न इस स्टेज पे है वो ये है कि पाकिस्तान के 30 जून तक आने वाले जो 4.5 महीने हैं, इसमें जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की कमिटमेंट्स हैं, जो पेमेंट्स करनी है, तो उसका साइज जो है वो हमारे रिजर्व लेवल से बहुत बड़ा मिसमैच है। वो किस तरह आप बीट करेंगे? जो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि हमारे जो फ्रेंडली और डोनर कंट्रीज उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि IMF का जो आपका एग्रीमेंट एक दफा हो जाए
तो उसके बाद वो भी हमें पैसे देंगे ऑन फ्रेंडली टर्म्स। अच्छा, अब वो है चिकन एंड एग स्टोरी। वो कहते हैं पहले IMF का एग्रीमेंट हो जाए, हम तो कहते फिर हम हैं देंगे। दे देंगे। इस तरह चिकन एंड एग स्टोरी है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट साइज है, हमारा एक पॉलिटिकल स्टेचर है, हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि आई विल टेंड टू बी ऑप्टिमिस्ट, तो कि इसकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन हो जाएगी। और हमारे जो 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 है ये जो करेक्शंस हैं जो होल्डिंग की वजह से इन एंटिसिपेशन ऑफ गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी, गैर ज़रूरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विदहोल्ड करना मुनाफाखोरी के लिए, सर डॉलराइजेशन, डॉलर के मुख्तलिफ रेट्स, करेंसी में सोने में होल्ड करना, ये करना, कमोडिटीज़ में करना, शॉर्टेजेस क्रिएट करना, इसमें जब लोगों को नुकसानात होंगे तो उसमें शायद मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उसमें बेहतरी आएगी। जी नाजरीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अपने कर्ज की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर क्रिएशन किस तरह बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट किस तरह बेहतर होगी, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे कैसे गामजन होगा। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। मिर्जा साहब, एक बात की जा रही है मार्केट के अंदर, पाकिस्तान को डॉलर क्रिएशन के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के ऐसे अदारे जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, जैसे PIA की बात की जा रही है, स्टील मिल की बात की जा रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में बात की जा रही है कि पाकिस्तान को अपना डेट रीपे करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। जी, ये बड़ा आपका रेलिवेंट सवाल है। ये IMF का भी कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाए। ख़ासतौर पे उन्होंने दो अदारे जो RLNG यानी कि हवेली बहादुर शाह और जो बल्लो की है, इनको प्राइवेटाइज करे। गवर्नमेंट का उसमें ख्याल है कि इनकी जो वैल्यूएशन है मार्केट में वो तकरीबन $2 बिलियन है। तो गवर्नमेंट उसमें जो है वो 30% जो है वो यानी कि इनकी वैल्यूएशन गवर्नमेंट के अंदाजे के मुताबिक $2 बिलियन है। तो गवर्नमेंट जो है 30% इसमें से ऑफलोड करना चाहती है। प्रॉबली मुख्तलिफ गल्फ के हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ उनका कोई इंटरेस्ट भी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे शायद कोई बात बन जाए। इसलिए गवर्नमेंट शायद $600 मिलियन रेज कर सकती है। आपने बात की जो स्टेट एंटिटीज़ की, जो पाकिस्तान में जो स्टेट एंटिटीज़ हैं उनमें से कई ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनकी फिस्कल ब्लीडिंग हो रही है, जिनमें आप यानी कि गवर्नमेंट की जो स्टेट एंटिटीज़ हैं उनकी फिस्कल ब्लीडिंग हो रही है, और उनमें आपको मुख्तलिफ फिगर कोट किए जा रहे हैं। कोई कहते हैं कोई 1200 अरब, कोई 1300 अरब रुपये साल के उनके लॉसेज होते हैं जो नेचुरली टैक्स पेयर्स देते हैं। तो इसकी अल्टीमेटली जो कैजुअल्टी है वो पब्लिक एट लार्ज है। तो उसमें आपने जिस तरह खुद आपने इजहार किया, PIA है, स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवे है, इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट के कई इदारे हैं जो जिसमें लॉसेज हो रहे हैं, जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे ऑफ कर रही है, जिसके कोई ज़ाहिरी तौर पे ये प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पिछले 4-5 साल से बिल्कुल स्टॉल्ड है। इसमें बिल्कुल निल मूवमेंट हुई है। लेकिन मिर्जा साहब, क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन की ये कैपेसिटी है कि ये सारे प्रोसेस को नीट एंड क्लीन अंदाज में लेके चल सके? देखिए, दुनिया में आपकी कैपेसिटी हो या ना हो, हमने देखा है बहुत सारी कंट्रीज जो हमारे सामने देखते हुए इमर्ज की, डेवलप की, और इतनी बड़ी बड़ी कंसल्टेंट्स दुनिया में मिल जाते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं। आप मार्केट टर्म्स के ऊपर अच्छे कंसल्टेंट्स को एंगेज करें, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अच्छे हों तो चीज़ें एंगेज हो जाती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो इस सिमत में मुझे सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टोटल डिसहार्मनी है अमंगस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो एक गवर्नमेंट अगर उसको प्राइवेटाइज करेगी तो उनके जो अपोनेंट्स हैं उनके ऊपर करप्शन के या दूसरे कई किस्म के चार्जेस, फ्रंट रनिंग के चार्जेस लगा के उसको उनको मेलाइन करेंगे टू गेट ए पॉलिटिकल कैपिटल। लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज के अलावा इससे दो बड़े प्राइवेटाइजेशन की जब बात की जाती है तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू खड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट के पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए
क्या उसके पास सोल्यूशन मौजूद है? जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इसमें करप्शन बहरहाल इन्वॉल्व रही है। लो प्राइसेस के ऊपर हमने अपने इंस्टीट्यूशन सेल किए हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन देंगे आप? देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसको आप इसको रीवर्ड भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। यानी जो लोग हैं, और आपके सामने नैब के मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ अदवार में केसेस रहे हैं, गैर कानूनी भर्तियाँ, ये चीज़ें वो चीज़ें, मैं उस स्टोरीज में नहीं जाता, लेकिन कहने का मतलब है एज ए प्राइवेट एंटिटी उसको उतने बंदे जो हैं उनके अखराजात, उसके अखराजात को टेक्निकली स्पीकिंग हर एक कंपनी का जेस्टेशन पीरियड ज़रूर होता है, एक ख़ास अरसे के बाद मुनाफे में आती है, लेकिन ये नहीं कि वो दूसरे टैक्स पेयर्स जो हैं उन लोगों को पालें फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। ये किस तरह हो सकता है? तो इसलिए ये आपको कड़वा घूंट किसी शक्ल में आपको भरना पड़ेगा। और ये अब मुझे इंतहाई खुशी होती कि जहाँ पे IMF की कई हमारे नुक्ता नज़र से सख्त कंडीशंस हैं जो हमने अल्टीमेटली बर्दाश्त करनी है इस प्रोग्राम को लेने के लिए, उसमें काश ये है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, ये काश इसमें से एक तो बड़े प्रोजेक्ट IMF अंडर इट्स ओन अम्ब्रेला इसको इन्फोर्स करे, ताकि ये उन कम से कम उस हद तक तो फिस्कल ब्लीडिंग बंद हो और गवर्नमेंट की जो डॉलर टर्म्स में जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, उनमें निस्बतन कमी आए। और ये अदरवाइज ये पॉलिटिकली इस स्टेज पे मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी स्टेज पे कंसेंसस इतनी कंफर्टेबली होगा। IMF की बात की जाती है तो IMF जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने पेश किए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगी। पाकिस्तान, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में आज फ्लड के बाद 9 करोड़ लोग हुए हैं जो गुर्बत की लकीर से जिंदगी नीचे गुजार रहे हैं। उसमें 2 करोड़ अफराद का IMF की कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद मजीद इजाफा हो जाएगा महंगाई की उस रॉ के अंदर बहते हुए। तो जब 11 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की आधी अवाम वो होगी कि जिसको 3 टाइम का खाना मुयस्सर नहीं होगा, जिसको साफ पानी मुयस्सर नहीं होगा, जिसको मेडिकल की फैसिलिटीज मुयस्सर नहीं होगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? देखिए, ये आपका बड़ा रेलिवेंट सवाल है। तो यही एक ऐसा स्टिकिंग पॉइंट है जो गवर्नमेंट को उसने IMF के साथ मुज़ाकरात में फैसला साजी में ताख़ीर पे मजबूर किया। ये भी गवर्नमेंट पे एक इल्ज़ाम है कि गवर्नमेंट ने शायद 3-4 महीने ये डिले किया है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है इस सारी पैकेज की। तो ये भी एक इल्ज़ाम है, लेकिन अल्टीमेटली दैट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। इन्फ्लेशन लेवल डेफिनेटली बढ़ेंगे। आपने देख ही लिया है कि जिस तरह IMF जो कह रही है, वो आप जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 170 बिलियन रुपीज़ के इक्वलेंट वो आने वाले 4.5 महीनों में 30 जून तक मजीद रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू जो है बजट लेके आएगा, मिनी बजट एडिशनल रेवेन्यू जो है वो क्रिएट करे। अच्छा, वो जो गवर्नमेंट जो है वो विलिंग भी है उसमें से, जिसमें से एक प्रपोजल ये भी है कि वो कहते हैं अपना GST वो आप 17 से 18% करें। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो उसकी कोई 50 से 55 बिलियन रुपीस के इक्वल उसकी इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हो जाएगा होगा डेफिनेटली। इसी तरह वो जो बड़े सार्फिन हैं उन पे ऊपर एक रुपया पर यूनिट सरचार्ज है। इसी तरह आज जो है, क्योंकि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक तरीके से अभी तक नहीं हमारे तक पहुंची, लेकिन जो सरचार्ज हैं, जो बिजली के रेट्स हैं, मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से, कंजम्पशन के मुख्तलिफ लेवल के हिसाब से 3 से लेके 18 रुपए तक टैरिफ का इंक्रीज की बात भी हो रही है। गैस के टैरिफ की इंक्रीज की भी बात हो रही है। इसी तरह बहुत सारी किसान सब्सिडी और इसी तरह की और सब्सिडीज जो है वो विड्रॉ हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ने 170 बिलियन रुपए के इक्विवेलेंट उनको जनरेट करने देने हैं। आप पेट्रोल के ऊपर जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा 10 रुपए की PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मजीद लगेगी, यानी कि 40 रुपये उनका पहले रिक्वायरमेंट था 50 रुपये तक पर लीटर करें, तो ये 40 तक कर चुके हैं, 10 रुपये को मजीद करनी है। शायद गवर्नमेंट की तरफ से अभी रेजिस्टेंस है कि हम पेट्रोल के ऊपर GST नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और वो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो मुख्तलिफ अफवाहें हैं, अनऑथेंटिक हैं, आई कांट से, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शायद ये जो बिजली के टैरिफ बढ़ रहे हैं, ये 300 यूनिट तक शायद लोग इससे इम्पैक्ट ना हो। लेकिन बहरहाल जो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी उसका इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ये कर रही है और फर्दर रिकमेंड किया जा रहा है कि PSTP और ADP के जो ऑलरेडी बजट अप्रूव थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को
एक हद तक लिमिट करने के लिए उनके फंड्स रोक दिए गए हैं और फर्दर ये रिकमेंड किया जा रहा है कि उन फंड्स को मजीद रोक दिया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो सड़कों के लिए, जो डैम्स के लिए प्रोजेक्ट थे, उनको रोका जाए ताकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व और पाकिस्तान का जो IMF का जो लोड है उससे वो मैनेज कर सके। देखें, ये भी IMF का एक रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं कि अब नेचुरली कोई भी अदारा जो मल्टीलेटरल एजेंसी हो, वो ये नहीं कि आपकी डेवलपमेंट को अननेसेसरीली इम्पैक्ट करने की नहीं कोशिश करते। आपका 650 बिलियन PSDB के बाद में था, इन्होंने अभी तक तकरीबन शायद 154 बिलियन खर्च किया था। अभी 4.5 महीने और हैं, तो उसमें PSDB के ऊपर उनकी तरफ से कट जो है वो प्रपोज्ड है, गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। नेचुरली जब PSDB यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी, आपका ग्रोथ रेट भी इम्पैक्ट होगा। ग्रोथ रेट इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन लेवल बढ़ेंगे, तो उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, जो मैं टाइम की वजह से इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये एक सारे इम्पैक्ट आएंगे ये उसकी ये PSDB को। हाँ, उन्होंने ये कहा है, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है, इसके ऊपर हमारी बजट में एलोकेशन थी 360 बिलियन रुपए की। वो कह रहे हैं IMF वाले इसको 400 बिलियन करें 30 जून तक, यानी कि इसमें 40 बिलियन और बढ़ाएं। जो आपने पहले बात की थी, फ्लड, पॉवर्टी लेवल्स बढ़ना, इन्फ्लेशन के रेट्स बढ़ना, तो उसमें अब देखें ये गवर्नमेंट क्या इसके लिए आर्टिकुलेट करती है। यानी कि इस तरह कहा जाता है टारगेटेड सब्सिडी। टारगेट सब्सिडी फर्ज करें, ये पेट्रोल पे, इसलिए मोटरसाइकिलिस्ट हैं भाई, उनको फर्ज करें इतने बड़े ज़्यादा उन पर दबाव ना आए, तो या इस तरह की उनको टारगेट सब्सिडी को बगैर किसी मैनिपुलेशन या बगैर किसी रॉन्ग डूइंग के गवर्नमेंट मैनेज कर सकेगी? मुमकिन होगा? ये सवालात हैं जो आने वाले दिनों या महीनों में हम देखेंगे। लेकिन मिर्जा साहब, एक और बड़ी अहम बात है, मेरी मिनिस्ट्रीज में डिफरेंट सेक्रेटरी से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड पोजीशन यह है कि वो PSDP को और ADB को तो कट लगा रहे हैं, लेकिन साथ हालात ये हैं कि इलेक्शन करीब हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि सड़कों पे और पाकिस्तान के उन प्रोजेक्ट्स पे बात की जाए जिससे उनके वोट बैंक में इजाफा हो। और आपने लाहौर के अंदर ही देखा होगा कि लाहौर की सड़कों को खोद दिया गया और वहां पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जबकि हालात डिफरेंट है पाकिस्तान नेशन के। देखिए, ये इस सवाल के अंदर थोड़ा सा एक सियासी आंसर भी है, सियासी पहलू भी है जिस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन नेचुरली आपने कहा जो इससे पिछली प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने मैं तो दिनों में घंटों के हिसाब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसका पता नहीं था पैसे आएंगे कहाँ से। हम इस वक्त बैठे हैं, आपने देख लिया है मुख्तलिफ जगहों पे फिरोजपुर रोड पे कट्स लगे हुए हैं और जो है चौथी लेन के अंदर रक्शे चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं उन कट्स को अवॉइड करने के लिए। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सियासी पार्टियों की तरफ से इस किस्म की पॉलिटिकल माइलेज देने का अटेम्प्ट जो है वो हमारे माशरे के अंदर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो प्रेवलेंट होगा। ये डिपेंड करेगा कि जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाली रेलिवेंट अथॉरिटी है उसको किस तरह मॉनिटर करेगी, किस तरह उसको एक मिनिमम लेवल तक मैनेज करने कामयाब होगी, ताकि हमारे फंड्स भी प्रॉपर्ली मैनेज रहें और हमारा जो मुल्क के जो है जो सियासी और जो माली तौर पे दबाव में है और कर्जे का देखें ना, आप कर्जे का हुजम देखें। आप हमारे आज से 5 साल पहले जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट थी वो 1750 अरब रुपए थी। आज की तारीख में हमारी कॉस्ट जो है 5000 अरब से ज्यादा है। 2008 के अंदर पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी सिर्फ 500 रुपीज का मकरूज था। आज के दिन हर पाकिस्तानी 2,40,000 का मकरूज। हाँ, वो मैंने वही बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पे आपकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो 4-5 साल में 1750 अरब से 5000 अरब से ज्यादा हो गई है। तो इतनी बड़ी जो ये साइज है इसमें आप देख लें, और ये मुल्क के जो माशी हालात हैं, इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो कम नहीं हो रहा। आपने देखा है दूसरे मुल्कों ने अपने मसाइल को कम करने के लिए, जिसमें क्लासिक एग्जांपल है बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने उनकी आबादी 16 करोड़ है जो हमसे ज्यादा थी या वो हमसे अलग हुए थे, और हमारी आबादी आज कोई 23 करोड़ कह रहा है, कोई 24 करोड़ कह रहा है। हम कहाँ पे हैं? और ये जो हमारे रिसोर्सेज है, आप सिंपल सी मिसाल है, ये मैं इस बात को थोड़ा सा और एलेबोरेट तरीके से कर दूं। ये दुनिया में जितने मसाइल है ना, ये जो अब हम बात कर रहे हैं महंगाई के, पेट्रोल के, शॉर्टेजेस के, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के, ये सारे दूसरे मुल्कों में भी नुमाया है। हमारे मुल्क में आपने पॉपुलेशन की बात की। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से है कि जिसकी 30 साल से जो कम उम्र के नौजवान, कुछ 13 करोड़ आबादी मौजूद है पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से, और नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम रोल प्ले करते हैं।
ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नौजवानों के लिए ऐसा प्लान नहीं दिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया और इसी तरह उनके लिए रोजगार के मौके पैदा नहीं किए और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। आप बड़ी सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसी बात पे जरा थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट को कंप्लीट कर सकूं। 1950 में दुनिया की ग्लोब की आबादी जो थी वो थी 2.5 अरब अशखास। 15 नवंबर 2022 को ग्लोब की आबादी हुई है 8 बिलियन पर्सन वाज बोर्न ऑन 15 नवंबर 2022। और जब आपकी 73-74 सालों में आबादी बढ़ जाए 2.5 अरब से 8 अरब, तो आप उसमें शॉर्टेजेस क्रिएट होना, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, और उसके प्रोपोर्शनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी कम होना, ना बढ़ना, ये सारे मसाइल हैं जो शॉर्टेजेस यहाँ भी और सारी दुनिया में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मिर्जा साहब ये हाँ ये कुछ मसाइल हमने हमारे हुक्मरानों ने पैदा की। आज आपकी जो कैबिनेट है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी कैबिनेट इन हालात के अंदर जबकि इन्फ्लेशन इंक्रीज करने जा रही है, पॉवर्टी इंक्रीज करने जा रही है, उधर से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, उधर से फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, तो इन हालात के अंदर तो आपको एक छोटी सी कैबिनेट बनानी चाहिए थी जिससे आप काम लेते। आपने पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए इतनी बड़ी कैबिनेट देखें। ये जो बात आप बिल्कुल कही है, मैं बिल्कुल 100% इससे एग्री करता हूँ। इतना बड़ा कैबिनेट का साइज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ये सारी जो चीजें हैं, और ये IMF की भी कंडीशन है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करे। अच्छा, रैशनलाइज करे, लेकिन अब उसमें फिलहाल जो है वो हमसे जो एक क्रिटिकल आई से अपोजिशन देखती है। गवर्नमेंट जब वो आते हैं तो उनको वो दूसरे एंगल से देखते हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं, कोई शक नहीं। इसमें ऊपर बेशुमार मुल्क के अंदर हमारी सोशल डिवाइड है बहुत बड़ी, पॉवर्टी लेवल्स बढ़ रहे हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसमें जो हम कहते हैं वी कैन टॉक ऑफ यूटोपिया, यूटोपियन जरूर हो सकती है कि काश ऐसे हो, लेकिन कौन कराएगा, कैसे कराएगा? तो ये तो अल्टीमेटली पब्लिक जो है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही करा सकती है, जो इस जिम्मेदारी को समझे और गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए इख्तियारात को एक जिम्मेदारी समझते हुए उनके एक एक पाई का बेहतरीन इस्तेमाल करें, ताकि जो मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में। और आपने जो जिक्र किया यंग पॉपुलेशन का, यस, ये जो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये यंग पॉपुलेशन, अगर वो प्रोडक्टिव हो, अगर वो प्रोडक्टिव ना हो तो फिर वो बहुत बड़ा बर्डन है। लेकिन अगर जो आईटी की इंडस्ट्री है, इसमें हम बहुत बड़ा लेवरेज कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल भी है। हमें क्वालिटी ग्रेजुएट्स पैदा करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट्स मार्केट ढूंढनी पड़ेंगी, और नेचुरली अपनी करेंसी को भी स्टेबल करना पड़ेगा, ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या FDIs, जिसकी आपने पहले बात की थी, वो यहाँ आएँ, पाकिस्तानी टैलेंट को इस्तेमाल करें। क्योंकि इस वक्त जो ग्लोब है, मतलब इट्स द विलेज, उसमें आप अपने आप को इंटेग्रेट करके बहुत बड़ी लेवरेजिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर किस तरह मईशत बेहतर होगी, फॉरेन रिजर्व किस तरह इंक्रीज करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे बेहतर होगी, इसी पे हम बात कर रहे थे और हमारा सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। The Knowledge School and ILM Group of Colleges आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मीरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अता इख्तियार, रहनुमाई। वेलकम बैक नाजरीन। अभी तक हमने बात की कि पाकिस्तानी मईशत क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तानी मईशत के अंदर महंगाई इंक्रीज करने जा रही है। हमारे आखिरी फेज के अंदर हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, पाकिस्तान के अंदर कैसे फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी, और इसी तरह हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कैसे होगा। जनाब मिर्जा साहब, देखिए, ये तो जो आपने बातें की हैं, ये तो हमारी विश लिस्ट का हिस्सा ज़रूर है और होना भी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ हमें एक कंसर्टेड एफर्ट्स के साथ मूव करना पड़ेगा, ताकि हमारे मुल्क के हर तरह के इंतज़ामी हालात, अवाम के हालात और मईशत के हालात और जो लोगों के रोज़गार के हवाले से हालात जो है, सारे जो है एक बेहतर सिमत की तरफ पेशरफ कर सके। ऐसा आइडियल तो होना तो वैसे चाहिए।
इस वक्त जो है जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे ऊपर जो जो हैंगिंग स्वॉर्ड है वो है हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स का मसला, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो होती है डॉलर टर्म्स में। तो डॉलर टर्म्स में डॉलर को हम डॉलर इज द ओनली करेंसी विच कैन बी ओनली प्रिंटेड बाय यूएस, नॉट बाय एनी अदर गवर्नमेंट। तो इसलिए डॉलर हम प्रिंट तो कर नहीं सकते, डॉलर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ जिस तरह है हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ा सरमाया रहा है। ये जिस तरह आपने बात की प्राइवेटाइजेशन को प्रोसेस को एक्सेलरेट करना, एफडीआईज को अट्रैक्ट करना, और इसी तरह जो है हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। एक्सपोर्ट्स में हमें फौरी तौर पे अपने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में अब आईटी के ऊपर तो जिसमें बहुत ज़्यादा इशारा दिया जा रहा है, जिनकी टैक्सेशन रेट है वो प्रोबेबली 1% कर दी है, इंसेंटिवाइज किया है, लेकिन उसमें ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, क्योंकि हमारे इतने बड़े गंभीर प्रॉब्लम हैं कि जब तक उसका एक साइजेबल ग्रोथ लेवल नहीं होगा तो उसके ऊपर एक विजिबल इम्पैक्ट पब्लिक में या मईशत में लोगों की हालात ज़िंदगी में आते हुए नज़र आना में थोड़ी सी ताख़ीर लगेगी। तो ये एक मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारी इम्पोर्ट्स। अच्छा, हमारे यहाँ इस वक्त जो हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंशियल है वो तकरीबन सबसे बड़ा वो है तकरीबन 47 बिलियन, अबाउट $50 बिलियन। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 बिलियन डॉलर था। इस बार अभी तक तो वो शायद है, गवर्नमेंट ने एलसीज वगैरह को रिस्ट्रिक्ट किया तो वो शायद 47 बिलियन डॉलर्स के करीब है। लेकिन IMF की कंडीशंस में ये भी है, वो नहीं कहते कि आप अपनी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, दे वांट यू टू ओपन अप द मार्केट, कि अपने ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। तो इसलिए आपको अपनी इंपोर्ट को हमने खुद देखना है। आपने सारी दुनिया में ये पेट्रोल की राशनिंग हुई, हमारे यहाँ पेट्रोल की भी अफवाहें उड़ा के जो शॉर्टेजेस क्रिएट करके लोगों ने जखीरा अंदोजी करके मुनाफाखोरी की, ये भी आपने देखा है। लेकिन मिर्जा साहब हमें नो डाउट कि इंपोर्ट पे कंट्रोल करना चाहिए, महंगी गाड़ियों को रोकना चाहिए, कॉस्मेटिक्स को रोकना चाहिए, इसी तरह फूड आइटम्स कई ऐसी आती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। लेकिन साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पिछले 2 से 3 महीनों में जो जुर्म किया वो ये किया कि आपकी जो मेडिसिन की रॉ मटेरियल को भी एलसीज ओपन नहीं करने दी, ओपन होगी तो आपकी पोर्ट्स पे पड़ी हुई हैं कंटेनर्स, उन्हें क्लियर नहीं होने दिया। इसी तरह ऐसे और फर्दर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने के लिए। तो कम से कम जिस सेक्टर्स में इंपोर्ट रुकनी चाहिए हमने उसके साथ साथ उस सेक्टर को भी वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो जरूरी नहीं। नहीं, मैं तो मिर्जा साहब की पहले ही इस बात को निशानदेही कर चुका हूँ कि जो इस वक्त जो रेलिवेंट फोर्सेस हैं वो अपने पॉलिटिकल जो उनकी इनफाइटिंग हो रही है उसमें इतने एंगेज हैं कि गवर्नेंस लेवल्स रियली कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपने देखा है पोल्ट्री फीड है उसके कंटेनर्स वगैरह, इस तरह की जो डॉलर रेट इतने लंबा अरसा इतना 3, 4, 5 किस्म का रेट चले, इतना ज़्यादा, यानी कि ऑफिशियल प्राइस और फ्री मार्केट प्राइस के अंदर इतना बड़ा गैप, एलसीज को रोकना, ये करना, मटीरियल शॉर्टेजेस क्रिएट करना, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें ये एक पुअर गवर्नेंस शो करती हैं। और इसको हम आपकी तरह मैं भी कंडेम करता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और इसी तरह ये यानी कि आने वाले दिनों में देयर शुड बी ए क्रिटिकल आई, यानी कि जो भी हमारी जो रेलिवेंट बंदे हैं, रेलिवेंट फोर्सेस हैं, या आने वाले दिनों में जो भी किसी शक्ल में पार्लियामेंट बने, वो इस गवर्नेंस लेवल्स को या हमारे आपका जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है या चार्टर ऑफ इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं उन पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी कैजुअलिटी पब्लिक होती है। साहब अभी ये खौफ जो मैंने आजकल नौजवानों में देखा है बल्कि बड़ों में भी देखा है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान से चले गए, पाकिस्तान के ऐसे हालात होने वाले हैं, इस तरह हॉरर क्रिएट कर दिया गया है कि यहाँ पे मईशत इतनी तबाह हो जाएगी कि इन्फ्लेशन इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि यहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस खौफ को हम किस तरह ख़त्म करें? देखिए, ये खौफ जो है ये भी आपने देखा है जो मुख्तलिफ न्यूज़ डिसिमिनेशन के जो लेवल्स हैं उसके ज़रिए क्रिएट किया गया है। कुछ उसमें रियलिटीज़ भी हैं और कुछ उसमें उसको ज़्यादा उसको आप कह लें ब्लो अप किया है, तो विच इज़ नॉट ए नेशनल सर्विस। और उसमें आपको यानी कि आपने अंदर सबसे पहले जो है, या अब आपके अंदर उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो आप फिर ग्रो कैसे करेंगे? उम्मीद ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों ने किए हैं दुनिया में। मैं जिस तरह बात कर रहा था, ये शॉर्टेजेस यूरोप में हुई है। यूरोपियन यूनियन ने खुद डिसाइड किया है कि 10% जो है अपनी एनर्जी कंजम्पशन को कम करेंगे। वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे मार्केटें बंद होती हैं। वहाँ पे 7 बजे नियॉन साइन, प्लास्टिक साइंस बंद होते हैं। वहाँ पे जो नेशनल एंटिटी, नेशनल जो अदारे, जो मोनूमेंट्स हैं, लाइक ट्रिफार्गर स्क्वायर पेरिस है, वहाँ भी रात को 11 बजे लाइटें बंद होती हैं। अच्छा, उन्होंने, और नंबर 2, जो पब्लिक जो टॉयलेट्स वगैरह हैं, वो गर्म पानी बंद कर दिया वहाँ पे। इसी तरह उन्होंने और बहुत सारे स्टेप्स लिए और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ आप देख लें, कोई तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं, और अगर वो कहें कि बाजार आप जब जल्दी बंद करें, तो उनको कम से कम जो हमारी तरफ से उसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। दूसरी फोर्सेस जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। वो गवर्नमेंट को डेफिनेटली देखेंगे, इंश्योर करेंगी गवर्नमेंट फेल हुए, और नेचुरली वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। वेस्टेज हो रही हैं, अखराजात हो रहे हैं। तो इसी तरह इस सारी सिचुएशन में मैं सिर्फ गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। इसमें हमारी एज ए सिटीजन हर तरह की, मैं शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी ये बात कर चुका हूँ। एक मैंने खुद BBC पे सुना है, जब वर्ल्ड वार हुई है, हिटलर ने बम्बार्डमेंट की है लंदन के ऊपर, जहाज़ों की छांव कर दी उसने। तो ब्रिटिश वेमेन ने वहाँ पे, उन्होंने वॉलंटरली 2 साल लिपस्टिक नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि इस हद तक छोटी सी चीज़ पे उन्होंने अपने आप को एक नेशनल स्पिरिट शो की है। तो क्या हम करने को तैयार है? हम अपनी एनर्जी लेवल्स, करप्शन लेवल्स, इनएफिशिएंसीज और होल्डिंग, ज़हीरांदोजी, पेट्रोल को ब्लैक पे बेचना, दवाइयों को ब्लैक, अफवाहें उड़ा के बेचना, महंगा बेचना, ये सारी चीजें हम नहीं कर रहे। अच्छा मिर्जा साहब, GDP टू डेट रेशियो US की हमसे ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन वहां पे डॉलर्स आ रहे हैं। हमें कौन सा वे यूज करना चाहिए? जैसे एक वे मैंने जिस तरह आपको पहले बात की कि हम अपनी नौजवानों को एक्सपर्ट करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, डिफरेंट एरियाज में, वो उसमें इसमें कोई हर्ज नहीं कि हमारे लोग बाहर जाएं, वहां से फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान भेजें। बहुत बड़ा सोर्स पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व का बाहर से आने वाली वो इनकम है जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं। देखिए, मैंने इससे पहले अर्ज किया कि अमेरिका, US इज द ओनली कंट्री विच कैन प्रिंट डॉलर्स। इसी तरह अमेरिका जो है, जिस तरह हमने देख लिया है कि जो 2008 का इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, बहुत बड़ा साइज था उसका, फिर कोविड के इतने बड़े क्राइसिस हुए, गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैकेजेस दिए, लेकिन उन्होंने आपको पता है कि लोगों को फैसिलिटेट किया, क्योंकि वो डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, डॉलर के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, जो उन्होंने किए, और लोगों को अकोमोडेट किया और उन्होंने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। लेकिन प्रॉब्लम है कि दूसरे जितने भी मुल्क होते हैं, इवन जर्मनी जैसे मुल्क हैं, वो भी बड़े इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में हैं। इंग्लैंड जैसे मुल्क, वहाँ भी वहाँ पे पावर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 40 साल की हाईएस्ट लेवल पे है। इन्फ्लेशन भी इसी तरह बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि वो, लेकिन वो जो आपने GDP टू डेट, सबसे ज्यादा जो GDP टू डेट जो रेशो है वो है उसकी जापान की। अच्छा, जापान की वो शायद 250% से भी ज्यादा है। लेकिन वो देखते हैं कि डेट पेमेंट आपकी कैपेसिटी क्या है। अच्छा मिर्जा साहब, एक आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अगर हिस्ट्री को देखें तो मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान की मईशत जब नीचे जाने लगी, जब जनरल जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन की, तो हमने अफगान वार के अंदर अमेरिका को सपोर्ट किया, यानी रशिया के खिलाफ। उसके बाद जब अगले 20 साल गुजरे तो पाकिस्तान की मईशत नीचे जाने लगी, तो हमने 9/11 के ऊपर अमेरिका को सपोर्ट किया अफगानिस्तान के खिलाफ। मुझे ये लग रहा है कि ये कोई नई जंग के अंदर हम किसी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, हमारे हालात मईशत के इस लेवल पे चले जाएंगे, तो मैं पब्लिक को ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मुशर्रफ ने कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान, एक और नारा लगाएंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान, और किसी नई जंग में चले जाएंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और पाकिस्तानी मईशत फिर बेहतर हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। हमें सबसे पहले पाकिस्तानी देखना चाहिए, और हमें कोई किसी भी पावर का यानी कि प्रॉक्सी नहीं बनना चाहिए। प्रॉक्सी वॉर में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अफगान वॉर की आपने बात की, बहुत बड़ी मैंने पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी पे की, इतने हमने इमिग्रेंट्स लेके, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई और हमें मिला क्या, कुछ भी नहीं। एंड वाइस परसा पॉलिसीज की रिवर्सल होती रही, तो उसमें हमें नहीं हुआ। तो हम इंटरनेशनल क्राइसिस में, ये पावर पॉलिटिक्स में हमें अपनी हद तक रहना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जो है वो है इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट करना मुल्क के अंदर, क्योंकि हमारा जो साइज है, हमारी जो कैपेसिटी है, जो पॉपुलेशन साइज है, इस किस्म के पॉपुलेशन और पब्लिक रिलेटेड हमारे इश्यूज इतने बड़े हैं कि उससे इग्नोर करना,
उनको पसे पुश डाल के किसी की प्रॉक्सी बन के उनके इंटरेस्ट को सर्व करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक कौमी, मैं तो कहूँगा सानिया होगा, जो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए और करना चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत नो कोई शक नहीं कि बहरान का शिकार है। इन हालात के अंदर हमें मायूस नहीं होना। इन हालात के अंदर हमें पाकिस्तानी होने का सबूत देने के लिए उन एरियाज़ के अंदर अपने अखराजात को कम करना है जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। ये तो मेरा और आपके करने का काम है। लेकिन जो सबसे बड़ा करने का काम है, जो अगर हम समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के सियासतदान मुहिब वतन हैं, तो एक मिसाक मईशत ज़रूरी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक टेबल पे बैठना ज़रूरी है। इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और बहुत सारी ऐसी जमातें जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अहम रोल अदा करती हैं, उन्हें चाहिए कि ये पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसकी मईशत को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, एक नुक्ते पे इकट्ठे हों कि हम मिल के काम करेंगे पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए। पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे, पॉलिटिक्स रहेगी। आज के प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।